नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष की ऑनलाइन क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों हम लास्ट क्लास में चर्चा कर रहे थे दोस्तों चिंतन के बारे में। चिंतन क्या होता है, चिंतन कितने प्रकार का होता है, जो चिंतन की प्रकृति होती है वो प्रकृति किस प्रकार की होती है। दोस्तों हमने लास्ट क्लास में इसके बारे में चर्चा की थी। दोस्तों हम आज आगे पढ़ेंगे। दोस्तों जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, आज ही जो देख रहे हैं, जिन्होंने कल वीडियो नहीं देखा दोस्तों, मैं आपको बता दूं, कल जो हमने क्लास ली थी दोस्तों वो चिंतन के बारे में हमने पढ़ा था। चिंतन क्या होता है, चिंतन की प्रकृति किस प्रकार की होती है, चिंतन के कौन कौन से साधन होते हैं और चिंतन के कौन कौन से प्रकार होते हैं दोस्तों, उसके बारे में हमने पढ़ा था। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे चिंतन के जो सोपान होते हैं, यानी चिंतन कितने चरणों से होकर गुजरता है, या जब भी चिंतन होता है तो चिंतन किस प्रकार का होता है, इसके बारे में दोस्तों हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों देखिएगा, आज हम पढ़ रहे हैं दोस्तों चिंतन के प्रमुख सोपान। देखिएगा चिंतन के सोपान, दोस्तों चिंतन के 4 सोपान है। चिंतन के जो सोपान है वो चिंतन के कुल सोपान कितने हैं, 4 सोपान है। और वो 4 सोपान बताए हैं दोस्तों, एक मनोवैज्ञानिक था जिसका नाम था ह्यूजेज। देखिएगा ह्यूजेज नाम का एक मनोवैज्ञानिक था दोस्तों, और इस ह्यूजेज नामक मनोवैज्ञानिक ने चिंतन के कुल जो स्टेप अर्थात जो कुल पद या सोपान बताए हैं, वो कुल कितने सोपान या पद बताए हैं, 4 पद स्टेप या सोपान बताए। इन्होंने कहा कि चिंतन मुख्य रूप से 4 स्टेप से होकर गुजरता है, यानी जब भी चिंतन करते हैं तो चिंतन में मुख्य रूप से कुल जो सोपान आते हैं वो सोपान कुल कितने आते हैं, 4 आते हैं। सबसे पहले देखिएगा इनके द्वारा बताए गए जो सोपान है दोस्तों, सबसे पहले इन्होंने ये बताया किसी भी समस्या का आंकलन। सबसे पहले दोस्तों समस्या का आंकलन। देखिएगा चिंतन के बारे में दोस्तों हमने ये पढ़ा था कि चिंतन का जो आरंभ होता है दोस्तों, चिंतन का आरंभ दोस्तों समस्या के साथ होता है। जैसे ही समस्या का आरंभ होता है, उसी के साथ में जब उस समस्या का हम समाधान निकालते हैं तो चिंतन की प्रक्रिया आरंभ होती है, और उस समस्या का जब समाधान हो जाता है तब चिंतन की प्रक्रिया हम यूं कह सकते हैं दोस्तों पूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों चिंतन हमेशा याद रखिएगा, जो समस्या समाधान की प्रक्रिया है, चिंतन के बारे में वही कहा जाता है, चिंतन एक समस्या समाधान की प्रक्रिया है। किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया के रूप में उभर कर बाहर आता है, जिसमें से दोस्तों समस्या के साथ में आरंभ होता है और समाधान के साथ में समाप्त होता है। जब भी हमें किसी भी समस्या का आंकलन करना हो कि हमारे सामने किस प्रकार की समस्या है, किस प्रकार के बिंदुओं की आवश्यकता पड़ेगी, उस समस्या का समाधान हमें किस प्रकार से निकालना है, कौन कौन सी समस्या किस प्रकार की समस्या है, उस समस्या की जो वास्तविक स्थिति है वो वास्तविक स्थिति किस प्रकार की है, ये सब कुछ जिसमें किया जाता है दोस्तों, इसको हम कहते हैं समस्या का आंकलन। देखिएगा दोस्तों समस्या का आंकलन करने का अर्थ ये होता है कि चिंतन जो होता है, ये चिंतन के रूप में यह कहा जाता है कि चिंतन समस्या के उत्पन्न होने से संपन्न होता है। कोई भी समस्या होती है दोस्तों, किसी भी समस्या के उत्पन्न होने पर चिंतन संपन्न होता है। यानी देखिएगा समस्या के उत्पन्न होने पर या चिंतन किसी समस्या के उत्पन्न होने पर, किसी समस्या के उत्पन्न होने पर संपन्न, या हम यूं कह सकते हैं दोस्तों आरंभ, संपन्न या आरंभ होता है। देखिएगा चिंतन का आरंभ कब होता है दोस्तों, समस्या के साथ में। जब भी कोई समस्या उत्पन्न होती है तो इसी के साथ में चिंतन का आरंभ या चिंतन संपन्न होता है, चिंतन क्या होता है, चालू होता है। तो आप इसमें यह याद रखिएगा दोस्तों, चिंतन के कुल कितने सोपान है, चिंतन के कुल 4 सोपान है, और ये 4 सोपान किसके द्वारा बताए गए हैं, ह्यूजेज नामक एक मनोवैज्ञानिक था, उस मनोवैज्ञानिक ने बताया। आंकलन उत्पन्न होने का अर्थ यह होता है दोस्तों, किसी भी समस्या का आंकलन का अर्थ यह होता है कि कोई भी समस्या, या तो हमारे सामने जो समस्या रहेगी वो या तो वो समस्या रहेगी मूर्त, या फिर वो समस्या क्या रहेगी दोस्तों, अमूर्त। याद रखिएगा मूर्त या अमूर्त किसी भी प्रकार की समस्या हो, मूर्त या अमूर्त किसी भी प्रकार की समस्या हो, इस समस्या का समाधान निकालने के लिए हमारे अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होती है,
और जिज्ञासा उत्पन्न होने के साथ ही जब हम मानसिक प्रक्रियाओं या मानसिक क्रियाओं का प्रयोग करते हैं उस समस्या का समाधान निकालने के लिए, तो दोस्तों हम यूं कह सकते हैं लगभग एक प्रक्रिया आरंभ होती है, उस प्रक्रिया को हम चिंतन कहते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, चिंतन का जो पहला स्टेप है, जो पहला पद है, उस पहले पद का नाम क्या है? चिंतन का आंकलन। तो दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चिंतन का जो सोपान है, चिंतन के सोपान में जो पहला सोपान है दोस्तों, समस्या का आंकलन। देखिएगा दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। तो दोस्तों आगे पढ़ते हैं। देखिएगा दूसरा है दोस्तों संबंधित तथ्यों का, देखिएगा संबंधित तथ्यों का संकलन, संबंधित तथ्यों का संकलन। देखिएगा संबंधित तथ्यों का संकलन का अर्थ क्या होता है दोस्तों? देखिएगा चिंतन यानी हमने सबसे पहले समस्या का आंकलन किया। आंकलन का अर्थ यह होता है दोस्तों, आप किसी भी प्राणी को आप अपने सामने देखते हो, यानी आपके सामने हाथी आया है, तो हाथी को आप अपनी इंद्रियों के द्वारा यानी आंख के द्वारा जब आप देखते हो तब उसको आंकलन करते हो, कितना मोटा है, कितना चौड़ा है, क्या क्या है, यह दोस्तों कहलाता आंकलन करना। हमारे सामने कोई भी समस्या आती है तो उस समस्या को हम देखते हैं पहले, अर्थात देखना ही क्या है? आंकलन। आंकलन करने के बाद में चिंतन का जो दूसरा सोपान आरंभ होता है उसको हम कहते हैं संबंधित तथ्यों का संकलन करना। उस समस्या का निदान करने के लिए, उस समस्या का समाधान करने के लिए, कौन कौन से तथ्य महत्वपूर्ण है, इसके लिए उन तथ्यों को हम इकट्ठा करते हैं, उन तथ्यों के बारे में हम जानते हैं। इसको क्या कहते हैं दोस्तों? संबंधित तथ्यों का संकलन। यानी देखिएगा दोस्तों, इसके बारे में हम लिख सकते हैं चिंतन करने के लिए या चिंतन करने के लिए समस्या से संबंधित तथ्यों के बारे में जानना, देखिए तथ्यों के बारे में जानना क्या कहलाएगा? संबंधित तथ्य का संकलन कहलाएगा। देखिएगा इस प्रकार का जब हम करते हैं तो इसे कहा जाता है दोस्तों संबंधित तथ्यों का संकलन। यानी उन तथ्यों को एकत्रित किया जाता है जो समस्या के कारण खोजने में सहायक होते हैं। तो और इसके अलावा तथ्यों के संकलन में दोस्तों प्रेरणा का भी महत्व होता है। यानी इसके अंतर्गत उन तथ्यों की खोज की जाती है। देखिएगा उन तथ्यों की खोज की जाती है, अधिक से अधिक उन तथ्यों की खोज की जाती है जो हमारे सामने कोई भी समस्या हो, हमने देख लिया ये समस्या किस प्रकार की है। अब इस समस्या का समाधान निकालने के लिए हम यदि किसी तथ्य की खोज करते हैं तो वो स्टेप क्या कहलाएगा दोस्तों? संबंधित तथ्यों का संकलन कहलाएगा। दोस्तों ये तीसरा था, दूसरा था संबंधित तथ्यों का संकलन। तो एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। मैंने आपको दो बताए हैं दोस्तों, जिसमें से संबंधित तथ्यों का संकलन है और नंबर एक आपको जो बताया दोस्तों, नंबर एक आपको क्या बताया दोस्तों? नंबर जो एक बताया आपको, वो नंबर एक बताया दोस्तों आपको जितनी भी समस्या होती है उस समस्या का संकलन करना क्या कहलाएगा? चिंतन कहलाएगा। देखिएगा समस्या का आंकलन, नंबर एक जो आपके सामने है दोस्तों वो क्या होगा? समस्या का आंकलन। और नंबर दो रहेगा आपके सामने क्या रहेगा दोस्तों? किसी भी समस्या से संबंधित जितने भी तथ्य होते हैं उनका क्या करना होता है? संकलन। देखिएगा दोस्तों जो नंबर तीन होगा यानी चिंतन का जो सोपान होते हैं दोस्तों, हमने दो पढ़े हैं। चिंतन का जो तीसरा सोपान होता है दोस्तों निष्कर्ष पर पहुंचना। किस पर पहुंचना? निष्कर्ष पर पहुंचना। और जो नंबर चार रहेगा दोस्तों वो ये रहेगा परिणाम का निष्कर्ष निकालना। परिणाम का निष्कर्ष निकालना। अब देखिएगा जितने भी हमने तथ्य एकत्रित किए थे, जितने भी हमने जो हमारी समस्या थी उस समस्या का समाधान निकालने के लिए जितने भी हमने तथ्य एकत्रित किए थे, तथ्य एकत्रित करके उस समस्या से संबंधित जो भी हमने निष्कर्ष निकाला है,
देखिएगा, जो भी हमने निष्कर्ष निकाला है, ये निष्कर्ष निकालने की जो प्रक्रिया होती है, निष्कर्ष निकालने का जो पद होता है दोस्तों, वो नंबर 3 कहलाएगा। उसके बाद में जो भी हमने दोस्तों निष्कर्ष निकाला है किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए, उस निष्कर्ष में आपको जो भी दोस्तों रिजल्ट प्राप्त हुआ है, देखिएगा उस समस्या में आपको जो भी रिजल्ट प्राप्त हुआ है, या हम यूं कह सकते हैं उस समस्या में जो भी आपको परिणाम प्राप्त हुआ है, उस परिणाम की पुनः जांच करना, उस परिणाम की पुनः जांच करना क्या कहलाएगा दोस्तों, परिणाम का निष्कर्ष कहलाएगा। इससे होगा क्या दोस्तों, हमने किसी भी समस्या की, यदि किसी भी समस्या का समाधान निकाला है तो उस समस्या के बारे में, उस समस्या या उस चिंतन की वैधता या उस चिंतन की विश्वसनीयता का पता चलता है। तो दोस्तों यहां पर यह भी आपसे पूछ सकता है, किसी भी समस्या या चिंतन की वैधता और विश्वसनीयता के बारे में पता करने के लिए निम्नलिखित में से चिंतन का कौन सा सोपान उपयुक्त रहेगा। तो दोस्तों चिंतन का कौन सा सोपान उपयुक्त रहेगा, परिणाम का निष्कर्ष निकालना। किसका निष्कर्ष निकालना, परिणाम का निष्कर्ष निकालना। तो दोस्तों ये चिंतन के 4 सोपान थे, इनको आप याद रखना। चिंतन के जो सोपान होते हैं वो कुल कितने सोपान होते हैं, 4 सोपान होते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप याद रखिएगा, अब दोस्तों एक आपका चिंतन के अंतर्गत ही आपका एक टॉपिक बचता है दोस्तों, इसका नाम है अधिगम प्रक्रिया में चिंतन का महत्वपूर्ण, या चिंतन और अधिगम, चिंतन और अधिगम। देखिएगा अधिगम और चिंतन, इन दोनों में अंतर क्या होता है दोस्तों। अधिगम का शाब्दिक अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सीखना यानी लर्न। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लर्निंग यानी अधिगम। देखिएगा चिंतन और अधिगम के मध्य क्या संबंध है दोस्तों। चिंतन और अधिगम के बारे में यह सीधा सीधा और स्पष्ट जो संबंध है वो यह है कि जो व्यक्ति जितना अच्छा चिंतन कर पाएगा वो व्यक्ति उतना ही अच्छा अधिगम कर पाएगा। अर्थात जिस प्रकार का चिंतन होता है उसी प्रकार का अधिगम होता है, और जिस प्रकार का अधिगम होता है वो व्यक्ति के चिंतन के बारे में स्पष्ट संकेत देता है। तो देखिएगा दोस्तों, अधिगम और चिंतन के बारे में एक बात याद रखिएगा। सबसे पहले दोस्तों भाषा, देखिएगा भाषा जो होती है दोस्तों, हम चिंतन किसके माध्यम से करते हैं। चिंतन का जो माध्यम होता है, चिंतन के जो साधन होते हैं दोस्तों, चिंतन किसके द्वारा, विचारों के द्वारा कर सकते हैं, प्रतीकों के द्वारा कर सकते हैं, चिन्हों के द्वारा कर सकते हैं, प्रतिबिंब के द्वारा कर सकते हैं। ये चिंतन के क्या हो गए, साधन हो गए। इसके अलावा दोस्तों चिंतन करने के बाद में जब हम चिंतन की अभिव्यक्ति करते हैं तो अभिव्यक्ति किसी ना किसी भाषा के रूप में करते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, भाषा के बारे में याद रखिएगा दोस्तों, चिंतन की चिंतन की अभिव्यक्ति की आधारशिला, चिंतन की अभिव्यक्ति की जो आधारशिला होती है वो आधारशिला क्या होती है, भाषा होती है। यानी हमने चिंतन करने के बाद में, यानी आपके सामने कोई भी समस्या है, किसी भी समस्या का आपने समाधान किया, इसका मतलब आपने चिंतन किया। चिंतन तो एक आंतरिक प्रक्रिया है, आपने मन ही मन सोचा, उसके बाद में उस समस्या का समाधान निकाल दिया, और उसके बाद में उसको यदि आपको बोलकर बताना, अभिव्यक्ति करनी है, तो अभिव्यक्ति किसके द्वारा होगी, भाषा के द्वारा होगी। तो दोस्तों याद रखिएगा, चिंतन की जो अभिव्यक्ति की जो आधारशिला होती है वो आधारशिला क्या होती है, भाषा होती है। अतः विद्यार्थियों को दोस्तों भाषा का पूर्ण ज्ञान दिया जाना चाहिए, यानी भाषा का पूर्ण ज्ञान, भाषा का अधिक से अधिक भाषा का ज्ञान दिया जाना चाहिए। इसके माध्यम से बच्चे जब भी चिंतन करेंगे तो चिंतन करने के बाद में चिंतन की जो अभिव्यक्ति होगी वो अभिव्यक्ति उतनी ही स्पष्ट और उतनी ही सटीक होगी दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों नंबर 2 देखिएगा, चिंतन को जो प्रभावित करती है दोस्तों, प्रभावित करती है व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति। चिंतन को प्रभावित करती है रुचियां। जिस प्रकार की बालक की रुचियां होगी, जिस प्रकार की बालक की मूल प्रवृत्ति होगी, उस व्यक्ति का चिंतन का स्वरूप भी उसी प्रकार का होगा। तो दोस्तों आपको ये याद रखना है, यदि छोटे छोटे बालकों में चिंतनशील बनाना है, अधिगमशील बनाना, सृजनशील बनाना है, उन बच्चों, जो भी बच्चे हैं वो एक उच्च स्तर का चिंतन करें, इसके लिए उनकी मूल प्रवृत्ति और रुचियों को विशेष रूप से ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। यानी ये दोनों बालकों की आपको पता होनी चाहिए, और दोस्तों रुचियों को जागृत करना चाहिए।
यानी चिंतन को एक क्या बनाना चाहिए, बालकों की रुचि बनानी चाहिए, क्योंकि इसी के अनुसार क्या होगा, चिंतन होगा। इसके अलावा दोस्तों चिंतन का जो मुख्य स्तंभ माना जाता है, वो मुख्य स्तंभ माना जाता है ज्ञान। देखिएगा, चिंतन का दोस्तों जो मुख्य स्तंभ माना जाता है, वो मुख्य स्तंभ माना जाता है ज्ञान। इसलिए क्योंकि कोई भी विद्यार्थी उसी प्रकार का चिंतन करेगा जिस प्रकार का उस व्यक्ति के अंदर ज्ञान उपलब्ध होगा। तो दोस्तों विद्यार्थियों को अधिक से अधिक ज्ञान दिया जाना चाहिए, ज्ञान का विस्तारण करना चाहिए। विद्यार्थियों के समक्ष प्रत्येक बिंदु पर आधारित अनेक प्रश्न आंसर सोल्व करवाने चाहिए, विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोण उत्पन्न करने चाहिए, ताकि उस विषय से संबंधित विद्यार्थियों में ज्ञान या ज्ञान का निर्माण होगा। और यही किसी भी व्यक्ति के चिंतन का मुख्य स्तंभ होता है। क्योंकि दोस्तों यदि चिंतन नहीं करेगा, इसका मतलब अभिव्यक्ति किसकी करेगा, तो मुख्य स्तंभ क्या माना जाता है, ज्ञान माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों आप याद रखिएगा, चिंतन में दोस्तों नंबर 4 देखिएगा, दोस्तों चिंतन जितना विकसित होगा उतना विकसित होगा जितना विद्यार्थी वाद विवाद करेगा, जितना विद्यार्थी क्या करेगा, तर्क करेगा, जितने विद्यार्थी के अंदर आलोचनात्मक दृष्टिकोण विकसित होगा या आलोचनात्मक चिंतन विकसित होगा या आलोचनात्मक दृष्टिकोण विकसित होगा। आलोचनात्मक दृष्टिकोण का अर्थ यह होता है दोस्तों कि विद्यार्थी किसी भी विषय वस्तु की विशेषता भी बताता है या किसी भी विषय वस्तु की विशेषता भी बताने में सक्षम है और उसकी आलोचना भी बताने में यदि वो सक्षम है, तो इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, आलोचनात्मक दृष्टिकोण। विद्यार्थी जितना तर्क करेगा, जितना वाद विवाद करेगा, ये जो होगा इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, इनको हम कहते हैं कि मानसिक क्रियाएं। इनको हम क्या कहते हैं, इस दौरान विद्यार्थी की अधिक से अधिक जो सक्रिय रहती है वो सक्रिय मानसिक क्रियाएं रहती है, और इसी के द्वारा दोस्तों चिंतन का विकास होता है छोटे छोटे बालकों में। तो दोस्तों बालकों में चिंतन का विकास करने के लिए इनको बढ़ावा दिया जाना चाहिए, इनके बढ़ने से ही। और इसके अलावा दोस्तों नंबर 5 उत्तरदायित्व। देखिएगा, उत्तरदायित्व किसी भी विद्यार्थी को या किसी भी बालक को या किसी भी व्यक्ति को यदि उत्तरदायित्व दिया जाता है किसी संदर्भ में या किसी भी संदर्भ में, तो उस उत्तरदायित्व को निभाने के लिए वे व्यक्ति विभिन्न दृष्टिकोणों, विभिन्न आयामों के माध्यम से अपनी मानसिक शक्तियों का प्रयोग करता है। और इनको हम क्या कहते हैं दोस्तों, इसके द्वारा जो विकसित होता है वो विकसित क्या होता है दोस्तों, उत्तरदायित्व होता है। इसके अलावा दोस्तों 2 प्रकार के प्रश्न होते हैं, मुख्यतः आपसे पूछे जा सकते हैं। प्रश्न को यदि हम देखें तो दोस्तों एक तो होते हैं स्वतंत्र प्रश्न, एक तो किस प्रकार के प्रश्न, स्वतंत्र और मुक्त प्रश्न, और दूसरे होते हैं दोस्तों स्वतंत्र और मुक्त, दूसरे होते हैं दोस्तों वह प्रश्न जिनका आंसर बिल्कुल फिक्स हो, एक वह प्रश्न जिसका आंसर फिक्स नहीं हो। मैं आपसे पूछता हूं दोस्तों, बताइए आप भोपाल के बारे में क्या जानते हो, या भोपाल के बारे में आप क्या बोलना चाहते हो। आपको भोपाल एक शब्द दिया, इसके बारे में आपको बोलना है। आपको कोई भी एक शब्द दे दिया दोस्तों, इलाहाबाद शब्द दे दिया, प्रयागराज शब्द दे दिया, आगरा एक शब्द दे दिया, इसके बारे में आपको बोलना है, तो आप क्या बोलोगे। तो बोलने के लिए दोस्तों आपको स्वतंत्रता है। तो दोस्तों जिस प्रश्न में स्वतंत्र अभिव्यक्ति और मुक्त अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है, बालकों में जो जन्म होता है, बालकों में जिसका विकास होता है, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, चिंतन कहते हैं। तो दोस्तों और भी इस प्रकार की होती है, एक शिक्षक विद्यार्थी विद्यालय में इस प्रकार के भी प्रश्न पत्र का निर्माण कर सकता है, या इस प्रकार के भी प्रश्न दे सकता है जिसमें विद्यार्थी विचार करने के लिए अधिक से अधिक बाध्य हो, और इसके द्वारा दोस्तों जो जन्म होता है वो जन्म किसका होता है, चिंतन का। विकास किसका होता है दोस्तों, चिंतन का। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक ये था, चिंतन। अब दोस्तों इससे संबंधित मैं आपके लिए 5 प्रश्न आज ही सोल्व करूंगा, चिंतन से संबंधित, यानी चिंतन में किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं दोस्तों, इनके बारे में। तो देखिएगा दोस्तों, चिंतन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, देखिएगा मैं आपके लिए दोस्तों 5 प्रश्न लेकर आया हूं चिंतन से संबंधित। देखिएगा पहला प्रश्न है दोस्तों, चिंतन हमने पूरा टॉपिक पढ़ लिया, चिंतन में से किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं इसके बारे में देखिएगा। पहला प्रश्न है दोस्तों, चिंतन शब्द का प्रयोग उस क्रिया के लिए किया जाता है। देखिएगा इसमें सीधा सीधा बता रहा है, चिंतन शब्द का प्रयोग उस क्रिया के लिए किया जाता है जिसमें श्रृंखलाबद्ध विचार,
किसी लक्ष्य या उद्देश्य की ओर अविराम गति से प्रवाहित होते हैं, उपयुक्त परिभाषा किसकी है? यानी दोस्तों या तो आपको परिभाषा पूछी जा सकती है। एक तो मैंने आपको दोस्तों कल परिभाषा बताई थी, वो परिभाषा रोज की थी कि चिंतन एक प्रकार की मानसिक क्रिया है या मन से संबंधित जितने भी तथ्य होते हैं या मन से संबंधित जितने भी पहलू होते हैं जिनका संबंध मानसिक क्रिया से होता है वो चिंतन है। ये परिभाषा कल दोस्तों आपको बताई थी मैंने रोज की। लेकिन दोस्तों ये जो परिभाषा है, ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? वैलेंटाइन के द्वारा दी गई है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? नंबर 2 वैलेंटाइन होगा। तो दोस्तों इस प्रकार की आपसे परिभाषा पूछी जा सकती है। जैसे अगला देखिएगा दोस्तों नंबर 2, चिंतन किस प्रकार की प्रक्रिया? इसके बारे में भी दोस्तों हमने कल चर्चा की थी। चिंतन किस प्रकार का होता है? मानसिक क्रिया है, क्रियात्मक प्रक्रिया है, भावात्मक प्रक्रिया या उपयुक्त सभी है? तो दोस्तों 2 नंबर का सही आंसर बताइए। दोस्तों जो पहला प्रश्न था दोस्तों याद रखिएगा, जो पहला प्रश्न था दोस्तों, इस पहले प्रश्न की रोज की परिभाषा नहीं है। ये जो परिभाषा है, ये परिभाषा किसकी है? वैलेंटाइन की है। और चिंतन एक प्रकार की मानसिक क्रिया है, ये परिभाषा दोस्तों रोज की थी। यानी चिंतन एक प्रकार की मानसिक क्रिया है, ये परिभाषा किसने दी थी? रोज ने दी थी। अब आप दूसरे प्रश्न का सही आंसर बताइए दोस्तों। चिंतन किस प्रकार की प्रक्रिया है? मानसिक प्रक्रिया है या फिर क्रियात्मक प्रक्रिया, भावात्मक प्रक्रिया या उपयुक्त सभी? तो बहुत सारे विद्यार्थियों के प्रश्न आ रहे हैं उपयुक्त सभी। दोस्तों उपयुक्त सभी नहीं है, इसके बारे में कल भी चर्चा की थी। चिंतन एक प्रकार की मानसिक क्रिया है, या दोस्तों इसके बारे में इसकी जगह दूसरा भी शब्द आ सकता है आपके सामने, संज्ञानात्मक, या आपके सामने तीसरा शब्द आ सकता है दोस्तों ज्ञानात्मक। तो चिंतन मानसिक प्रक्रिया भी है, चिंतन संज्ञानात्मक प्रक्रिया भी है और ज्ञानात्मक प्रक्रिया भी है। इन तीनों में से एक आएगा, उपयुक्त सभी नहीं होगा दोस्तों। चिंतन क्रियात्मक नहीं है, मस्तिष्क के द्वारा चिंतन का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर दोस्तों नंबर 1 होगा। अगला देखिएगा, चिंतन की अभिव्यक्ति और इसके माध्यम की आधारशिला माना जाता है। देखिएगा अभी आपको विशेषताओं में बताया था, आपने चिंतन कर लिया, चिंतन करने के बाद में इस चिंतन की आप अभिव्यक्ति किसके माध्यम से करोगे? तो अभिव्यक्ति दोस्तों समस्या के माध्यम से, समाधान को या अभिव्यक्ति की आधारशिला माना जाता है भाषा को। तो दोस्तों इसका आंसर क्या बताया था दोस्तों आपको? भाषा को। चिंतन की जो अभिव्यक्ति होती है वो अभिव्यक्ति दोस्तों भाषा की होती है। अभिव्यक्ति किसकी होती है? भाषा की होती है। समस्या की नहीं होती है, समाधान की नहीं होती है, उत्तरदायित्व की नहीं होती है। जो अभिव्यक्ति होती है वो अभिव्यक्ति किसकी होती है दोस्तों? भाषा की होती है। देखिएगा अगला प्रश्न, जॉन ड्यूवी ने किस चिंतन को विचारात्मक चिंतन कहा? देखिएगा जॉन ड्यूवी ने किस चिंतन को विचारात्मक चिंतन कहा? विचारात्मक चिंतन, विचारात्मक चिंतन। तो दोस्तों देखिएगा विचारात्मक चिंतन जॉन ड्यूवी ने किसको कहा? तार्किक चिंतन को कहा। आपके इसके बारे में दोस्तों आपको कल ही पढ़ाया था। इस प्रकार का भी प्रश्न पूछा जा सकता है। चिंतन के दोस्तों जो प्रकार होते हैं, देखिएगा ये चिंतन के कुल 4 प्रकार है। चिंतन के जो कुल प्रकार है वो कुल कितने प्रकार है? चिंतन 4 प्रकार का होता है, जिसमें से दोस्तों जॉन ड्यूवी ने, या हम यूं कह सकते हैं जॉन ड्यूवी ने तार्किक चिंतन को विचारात्मक चिंतन कहा। किस चिंतन को विचारात्मक चिंतन कहा? तार्किक चिंतन को। इसके अलावा दोस्तों आपको एक प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है, जो अबसारी चिंतन होता है, इस अबसारी चिंतन को दोस्तों सृजनात्मक चिंतन कहा जाता है। अबसारी चिंतन को क्या कहा जाता है? सृजनात्मक चिंतन कहा जाता है। अगला देखिएगा दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए दोस्तों। अबसारी चिंतन को सृजनात्मक चिंतन कहा जाता है। जॉन ड्यूवी ने तार्किक चिंतन को विचारात्मक चिंतन कहा। और चिंतन के जो प्रकार होते हैं वो चिंतन के कुल कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? 4 प्रकार होते हैं। अगला देखिएगा किस मनोवैज्ञानिक ने चिंतन के 4 सोपान बताए हैं? दोस्तों जो चिंतन के थिंकिंग के जो 4 स्टेप्स है, जो 4 पद है, वो 4 पद किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा बताए हैं? गिलफोर्ड के द्वारा, हेजुजोज के द्वारा, स्किनर के द्वारा, रोस के द्वारा। तो ये दोस्तों किसने बताए हैं? चिंतन के जो 4 सोपान बताए हैं दोस्तों,
4 सोपान या पद बताए हैं। ये किसके द्वारा बताए गए हैं? हेयू जॉर्ज के द्वारा बताए गए, अभी पढ़ाया है। तो दोस्तों चिंतन से संबंधित इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये चिंतन वाला जो टॉपिक था, ये टॉपिक आपका समाप्त हुआ है। कल हम दोस्तों नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आपको ये यदि वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिएगा। आप अपने राज्य में दोस्तों, आप यदि यूपी से बिलोंग करते हो तो यूपी से, और दोस्तों मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हो तो मध्य प्रदेश से, और जितने भी अन्य राज्य के जो विद्यार्थी हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अपने राज्य में दोस्तों इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों नमस्कार, हम कल फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ में। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Download Utkarsh Classes Jodhpur app from the Play Store for more PDF materials, online classroom programs and attractive combos.